जब एचआर की पहली कॉल आती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ आपको कितना एक्सपीरियंस है। आपने कहा जी मुझे 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। तो दूसरा क्वेश्चन होता है आपने कितने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किए हैं या आपने कितने ऐसे भी प्रोजेक्ट पर काम किया है। आपने कहा जी मैंने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है, 3 पे किया, 5 पे किया, राइट। तो उससे से पूछते हैं इसमें से कितने इम्प्लीमेंटेशन थे एंड टू एंड और कितने रोल आउट थे, कितने सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम किया है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, राइट। ये तो है एचआर का। आपने बताया उसकी रिक्वायरमेंट मैच कर रहा था, उससे कहा गया था भाई ऐसा पर्सन का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके हमें स्क्रीनिंग करके दे दो जिन्होंने कम से कम वन एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन किया, राइट। अब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया, अब आपका इंटरव्यू शुरू हो गया। तो इंटरव्यू भी पूछ लेगा किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपने बता दिया मैं इस कंपनी में हूँ। कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहा ये 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें एसएपी का कितना है कि पूरा एसएपी का ही है कि कितने प्रोजेक्ट किए हैं। आपने कहा जी मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा कितने इम्प्लीमेंटेशन थे, कि एक इम्प्लीमेंटेशन था एक सपोर्ट था। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, इम्प्लीमेंटेशन की लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइक किया तो पता होगा ना आपको, राइट। या उसने ऐसे नहीं बोला, उसने बोल दिया असेंबल मेथोडोलॉजी क्या है ना। या आपने इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रोसेस फॉलो की थी। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तब आगे का क्वेश्चन इसके आंसर में से निकलेगा, राइट। तो हम उसी को समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मेट में आता है, ठीक है ना। तो अपना क्या है टॉपिक, एसएपी प्रोजेक्ट्स, है ना। ये फाइल भेज दूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों की फिर जो भी फैकल्टी है उनको मैं भेज दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली एसएपी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जनरली होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है जी। 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं। एक होते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, दूसरे होते हैं हमारे सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स भी 2 टाइप्स के हैं, है ना। ये भी हमारे 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं समझते हैं इनको। एक होते हैं E2E। E2E की फुल फॉर्म होती है एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। और दूसरे क्या है, रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। क्लियर। एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जिसको E2E बोल देते हैं, और रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एक जनरल टर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे भी में यूज होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके सिटी के अंदर एक चौराहा है, वहाँ पर एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन होना है जो पहले नहीं था वहाँ कुछ भी, पहले वहाँ फ्लाईओवर था ही नहीं, फर्स्ट टाइम बनने का वहाँ। तो ये इट इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो मतलब वो पहली बार जो प्रोजेक्ट होता है वो हाँ, जब हम किस कंपनी में एसएपी लगा दें जहाँ पहले से एसएपी है नहीं, वो greenfield तो उसको ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, है ना। ठीक। और अगर पहले से एसएपी है, जैसे पहले से वहाँ ऑलरेडी फ्लाईओवर था, होता। 2 लेन था उसको 4 लेन कर रहे हैं, 6 लेन कर रहे हैं, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं ब्राउन फील्ड, राइट। तो ऐसे भी पहले से लगा हुआ उसको अपग्रेड कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट या ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं पहले वाले को, E2E इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट को समझते हैं। To implement SAP
We follow ASAP methodology. ASAP methodology, एक जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसका नाम है ASAP methodology. ASAP भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना. नहीं, ये as soon as possible नहीं है. Here ASAP means accelerated SAP. ASAP means accelerated SAP. It is the process of 5 steps. इसके अंदर आपके 5 स्टेप होते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट प्रेपरेशन. पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, रिक्वायरमेंट गैदरेशन करना. तो बेसिकली क्या है? हियर वी डू परफॉर्म द रिक्वायरमेंट गैदरेशन एक्टिविटी. अब भाई किसी कंपनी में एसएपी लगाना है तो ऐसे थोड़ी गए और लगा दिया. भाई किसी टीवी का इंस्टॉलेशन थोड़ी करना है, वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन था, गए कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, हमने अपने टूल्स निकाले, ड्रिल मशीन चलाई, लग गया. इट इज नॉट लाइक दैट ना. ठीक है ना. इसमें क्या है कि भैया जब कंपनी में लगाना है तो उसकी करेक्ट प्रोसेस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन सब के अकॉर्डिंग लगाएंगे. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिक्वायरमेंट गैदरेशन एक्टिविटी करते हैं. और ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं हो सकती. इट मे टेक वीक्स और मंथ्स. ठीक है ना. जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ बीबीपी. फुल फॉर्म होती है बिजनेस ब्लूप्रिंट. सर एक कहीं पे प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब 2 से 3 साल लग जाता है. ऐसा जरूरी नहीं है. 10 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है. डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन पेमेंट. डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम एंड द साइज ऑफ द कंपनी. ठीक है ना. जैसे हम बात करें इंडियन रेलवे में एसएपी लगाना, इंडियन रेलवे का एसएपी प्रोजेक्ट मतलब 3-4 साल का प्रोजेक्ट हो गया. राइट. तो बिजनेस ब्लूप्रिंट क्रिएशन आ गया. ठीक है ना. बिजनेस ब्लूप्रिंट क्रिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम प्रॉपर एक क्लास के अंदर इसको बनाना सीखें. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 3, रियलाइजेशन. हम एसपीआर स्कीम पर, जिसको आप आईएमजी स्कीम या डिस्प्ले आईएमजी स्कीम कह रहे हैं, तो उसमें हम जो भी कुछ करते हैं ना, दैट इज रियलाइजेशन. प्लस हमने एफएस डॉक्यूमेंट बना के दिया एपीएपी कंसल्टेंट को, उसने भी कुछ किया. इट इज पार्ट ऑफ रियलाइजेशन. उसके बाद उसकी टेस्टिंग करके देखेंगे सही है या नहीं है. टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या क्या तरह की टेस्टिंग होती है, उसको हम टेस्टिंग की क्लास में समझेंगे. स्टेप 4, जब सब कुछ कर दिया, टेक्निकली सब कुछ सही है, तो क्या आ गया, फाइनल प्रिपरेशन. फाइनल प्रिपरेशन क्या होता है? हियर वी परफॉर्म कट ओवर एक्टिविटीज. कट ओवर एक्टिविटीज क्या होती है, इसको नॉन एसएपी एग्जांपल से समझो. एज्यूम करिए आपकी कंपनी आपको 1 वीक के लिए सिंगापुर भेज रही है. कोई असाइनमेंट है, ठीक है ना. चलिए परमानेंट भेज रही है, ठीक है ना. तो एज्यूम कर लीजिए कि आज रात को 10 बजे आपकी फ्लाइट है सिंगापुर के लिए, कंपनी ने टिकट दिया सब कुछ. तो ऐसा थोड़ी है कि 10 बजे तक फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे आप. भाई आपने देखा कि 2 घंटे लगेंगे आपको घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए. कोविड प्रोटोकॉल की वजह से 2 घंटे पहले पहुंचना है, यानी 4 घंटे हो गए. कभी कभी ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, उसमें 1 घंटा खराब हो जाता है, यानी 5 घंटे हो गए. तो यानी रात को 10 बजे बैग पकड़ने, घर से आपको 5 बजे निकलना है. ऐसा भी नहीं कि 5 बजे निकल लिए. आप पहले अपनी पूरी तैयारी कर लोगे ना, अपना बैग पैक कर लोगे, पासपोर्ट रखोगे, वीजा रखोगे, करेंसी चेंज करा के लाओगे, लैपटॉप भी लेके जाना है, लैपटॉप भी रखोगे. आपने देखा लैपटॉप का एडोप्टर खराब है, तो ऐसा थोड़ी 5 बजे ही दोगे सही. ये 5 बजे ही करना है. आप पहले से एक नया एडोप्टर लेके आओगे, उसको चला के चेक कर लोगे. राइट. मतलब आप पहले से कंप्लीट तैयारी रखोगे, पूरा बैग पैक 5 बजे से पहले. टैक्सी भी बुक करके रख लोगे. ऐसा नहीं है कि 4:45 बजे कॉल करके भैया आ जाओ टैक्सी बुक करनी है अब. राइट. तो आपने क्या किया, 5 बजे आप कंप्लीट तैयारी के साथ निकल सके, इसलिए आपने सारी तैयारी पहले ही कंप्लीट कर ली. तो आपने जो पहले तैयारी कंप्लीट की ना, दैट इज कॉल्ड
कट ओवर एक्टिविटीज, राइट? जिससे तो कि टाइम बच गया हमारा। टाइम नहीं बच गया, प्लानिंग टाइम तो उतना ही लगना है। आप एक दिन पहले करोगे तो भी उस एक्टिविटी 5 घंटे लगने हैं, मान लो। पर उस दिन बच गया ना भाई, टाइम बच टाइम बात टाइम बचने की नहीं है, आपका काम एक्यूरेटली हो गया, अच्छा। ठीक है ना? अब ऐसा थोड़ी करोगे कि टैक्सी से जाते समय बीच में कंप्यूटर की कोई दुकान मिलेगी, उससे मैं अडेप्टर खरीद लूंगा, राइट? ऐसा भी तो कर सकते थे ना, लेकिन उसमें रिस्क है ना। तो ऐसे क्या है, एज्यूम कर लो कि हमें जो है 1 जनवरी को गो लाइव करना है, तो गो लाइव से पहले कुछ दिन ऐसे ही चाहिए ना कि आप गो लाइव के लिए जो भी नेसेसरी एक्टिविटी है उनको कंप्लीट कर लो, राइट? हफ्ता 2 हफ्ते महीना भर जो भी चाहिए, राइट? तो गो लाइव से पहले हमें जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज हैं ऐसे भी गो लाइव करने के लिए उनको कंप्लीट करना कहलाता है कट ओवर एक्टिविटीज। क्लियर? मतलब इनडायरेक्ट वे में कहें तो सर एक प्रॉपर प्लानिंग है, मतलब इस चीज प्लानिंग तो आपकी स्टार्टिंग में ही होगी सब कुछ। अब जैसे क्या करना है, हर मॉड्यूल की अपनी कट ओवर एक्टिविटीज की लिस्ट होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं एसपीआर और स्क्रीन पर जो टीआर बनी है उनको ट्रांसपोर्ट करोगे, नंबर रेंज जो बनाए गए उनको ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है ना? कुछ जो डेवलपमेंट किए गए हैं उनके टीआर ट्रांसपोर्ट होगी, मास्टर डेटा अपलोड करोगे, ठीक है ना, या करवाओगे एमडीएम टीम से, ठीक है ना? जो भी ओपन ट्रांजैक्शन डेटा है उसको अपलोड करोगे, कोई किसी रिपोर्ट के हिसाब से कोई जेड टेबल बनाएगी जिसमें कुछ पैरामीटर फिल करने हैं वो फिल करोगे, यूजर की जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ यूजर स्क्रीन लेआउट थे वो बनाओगे, वेरिएंट बनाओगे, यूजर स्क्रीन वेरिएंट, तो ये सारी एक्टिविटी करोगे, राइट? तो यहाँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसने पूछा, अच्छा आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की थी एसएपी इम्प्लीमेंटेशन में? आपने कहा असर मेथोडोलॉजी। इसमें क्या क्या किया था कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट क्रिएशन, रियलाइजेशन, टेस्टिंग, फाइनल प्रिपरेशन। अच्छा, फाइनल प्रिपरेशन में क्या किया था? कट ऑफ एक्टिविटीज की थी। अच्छा, क्या है कट ऑफ एक्टिविटीज आपके मॉड्यूल की? आप देखोगे मैं तो बताता यार, ये तो पूछता ही जा रहा है, ठीक है ना? तो अब क्या करना है आपको, होमवर्क क्या करना है, गूगल सर्च करनी है लिस्ट ऑफ कट ओवर एक्टिविटीज इन एसएपी, जो भी आपका मॉड्यूल है, ठीक है ना, एमएमएसडी या जो भी है, तो 10-12 की लिस्ट आ जाती है, वो लिस्ट याद कर लेना, उसी सीक्वेंस में बतानी है, सर ये ठीक है ना? इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे, याद ठीक रहेगा। है, तो आप गूगल सर्च क्या करेंगे, गूगल सर्च करिएगा। ये 100% पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसको लाइटली मत लेना। लिस्ट ऑफ कट ओवर एक्टिविटीज फॉर एसएपी एमएम या एसडी, जो भी मॉड्यूल है ना, या जो भी मॉड्यूल है व्हाटएवर, है ना? इसके बाद क्या है, 5 बज गए, आपकी गाड़ी आ गई, आप बैठ के चलती है, यानी हो गया गो लाइव। गो लाइव एंड सपोर्ट, गो लाइव सपोर्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है ना? इसको पीआईएस भी बोल देते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, राइट? गो लाइव हो गया। सपोर्ट, सपोर्ट को करने का कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं होता, जो जैसी टिकट, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी अदर उसके हिसाब से करते हैं। बस होता क्या है सपोर्ट के अंदर, चलते हैं उससे पहले रोल आउट प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर, रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन। रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट थोड़े ईजी होते हैं, एसएपी पहले से इम्प्लीमेंट है, उसको हमें अपग्रेड करना होता है इधर, राइट? SAP had been already implemented in past. पास्ट कितना भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है ना? नाउ वी नीड टू अपग्रेड इट। तो यहाँ पर भी असेंबली मेथोडोलॉजी ही फॉलो करेंगे आप, वही 5 स्टेप। स्टेप 1 क्या आ गया, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, तो ऑफर की जाएगी। स्टेप 2 क्रिएशन ऑफ बिजनेस ब्लूप्रिंट, लेकिन 5 साल पहले, 10 साल पहले जब ऐसे भी इम्प्लीमेंट किया गया था, बिजनेस ब्लूप्रिंट तो बनाया गया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, राइट? तीसरा स्टेप क्या आएगा,
रियलाइजेशन एंड टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन किए गए थे ना, तो अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन को रिवाइज करेंगे आप, जो जो चेंज बिजनेस ब्लूप्रिंट में एडिशंस आए उसके हिसाब से चेंज करेंगे, जी। टेस्टिंग प्रॉपर की जाएगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पहले से फ्लाईओवर था अपग्रेड कर दिया, टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, मालूम पड़ा उसके ऊपर टैक्स चढ़ा और नीचे आ गया फ्लाईओवर, ठीक है ना, तो टेस्टिंग प्रॉपर करनी है। फिर वही फाइनल प्रिपरेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर करेंगे, ठीक है ना। स्टेप 5 गो लाइव एंड सपोर्ट। प्रॉपर गो लाइव होगा, प्रॉपर उसको सपोर्ट देंगे। अब बात है कि सपोर्ट पेज में क्या करते हैं, तो एसएपी लग गया, कंपनी ने ऐसे यूज करना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या है, कोई एरर आ सकती है, कोई बग आ सकता है, कुछ चेंज करने के लिए आ गया। डिपार्टमेंट हेड नए आ गए, पहले जो थे वो तो बस दूसरी कंपनी में चले गए, बेटर पैकेज मिल गया, अब नए आए हैं। अब जो नए आए हैं तो वो ये दिखाएंगे कि वो बेटर है पहले वाले से, ये एक ह्यूमन नेचर है। जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मुझसे पहले जाता, मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा आई एम बेटर देन प्रीवियस वन, हाँ। है ना, चाहे उल्टा हो। हाँ। हाँ, तो उन्होंने देखा अच्छा एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, इसमें एक काम करो, इधर ये जोड़ दो, इधर से ये हटा दो, इधर ये जोड़ दो, नई रिक्वायरमेंट दे देंगे उसमें चेंज करने के लिए, इसमें ये 2 कॉलम होने चाहिए और इस कॉलम की क्या जरूरत है, इसको हटाओ, राइट। तो इसको बोलते हैं चेंज रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा चेंज, अब अरे ये वाली रिपोर्ट नहीं यूज करते हो तो फिर कैसे काम चल रहा था अब तक, ठीक है ना। अरे ये रिपोर्ट तो होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, तो क्या किया उन्होंने, एक न्यू रिक्वायरमेंट भी दे दी, राइट। ऐसे ही होता है, सपोर्ट में ही 4 पॉसिबिलिटी होती है, या तो कोई एरर आएगी, या बग आएगा, या किसी चीज में चेंज करना होगा, या कुछ नया बनाना होगा, राइट। क्लियर। इन सबको क्या बोल देते हैं, इनको बोलते हैं टिकट्स, है ना। टिकट्स जनरली इनके 3 लेवल होते हैं, L1 टिकट्स, हाई प्रायोरिटी टिकट, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, चाहे एरर है, चाहे बग है, चाहे चेंज रिक्वायरमेंट है या न्यू रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से बिजनेस बंद पड़ा है ना। गवर्नमेंट ने कहा कि 1 अक्टूबर से जीएसटी के अंदर ये चीज एप्लीकेबल होनी है, बिना इसके आप सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस को प्रोसेस नहीं कर सकते अगर आपका टर्नओवर इतने 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है, तो उस कंपनी को 1 अक्टूबर से पहले वो चीज तैयार रखनी पड़ेगी। तो L1 टिकट हो गई, मान के चलो आज 25 तारीख है, 5 दिन के बाद ही है, और 3-4 दिन तो लग जाएंगे बनने में, या कोई ऐसी एरर आ गई जिसकी वजह से काम ही बंद, इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही, पूरी बिलिंग रुक जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। बग सब कुछ सही चल रहा है लेकिन सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की इनवॉइस जैसी पोस्ट करते हैं उसमें एरर आ जाता है। तो ये L1 के आ गया जो अर्जेंट है, बिजनेस लॉस हो रहा है। L2 टिकट्स क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर इनवॉइस बनाने पे एरर आ रही थी तो हमने क्या किया, इनवॉइस बना के तो दे दी, काम चल गया, ठीक है ना, लेकिन इस तरह की इनवॉइस दोबारा बनानी पड़ी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इसको सॉल्यूशन करके रखो। सॉरी ये L2 है, मैंने दोबारा से L1 लिख दिया इसको। थर्ड वन क्या आता है, L3, रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, बना के दे देना जब आपका L1 L2 का काम ना हो, ठीक। तो महीने भी डले रहते हैं, 2 महीने भी डले रहते हैं, 2 साल भी निकल जाते हैं। मेरे करंट क्लाइंट पे कुछ ऐसी L3 टिकट पड़ी है 3-3 साल से पड़ी है ना, तो डिपेंड्स, राइट। और अब यहाँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्ट 100% केसेस, करेंटली आप कौन सा टिकट हैंडलिंग टूल यूज कर रहे हो, which ticket handling tool are you using currently in your project, right? सीधे आंसर दे दो, सर्विस नाउ, सर्विस नाउ। सर्विस नाउ। ये क्वेश्चन यही करना, आंसर यही करना। आप कहते हो सर सर्विस नाउ पर तो काम ही नहीं किया, तो कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना, यूट्यूब पर जाना, हाउ टू हैंडल टिकट्स या हाउ टू मैनेज टिकट्स इन सर्विस नाउ डाल के यूट्यूब पर 1 मिनट का वीडियो देख लेना बस।
1 मिनट का वीडियो देखने के बाद कहोगे ऐसा, इसका तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये है आपका, वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा सर नीचे। सर्विस नाउ। ठीक है वो मैं लिख देता हूँ, इसको पहले सेव कर लो। सर ये जरूरी है कि कोई प्लेटफॉर्म यूज करें, जैसे मेरी कंपनी में होता है कि हम सीधा मेल करता है यूजर। नहीं आप अपनी जगह सही है। मैं जब एंटिटी डेटा के साथ काम कर रहा था तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी वहाँ कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे थे। तो वी कैन डक दिस क्वेश्चन ना कि भाई हम डायरेक्ट मतलब यूजर सीधा मेल करता है। नहीं अब जब आप बोल देते हो ना कि ये यूज कर रहा हूँ तो ऑथेंटिकेटेड हो जाते हो कि हाँ भाई का बंदा काम कर रहा है। नहीं जब तक एक बड़ी कंपनी का नाम नहीं लगेगा ना, चाहे भले ही आपका एक्सिम जेन्युइन हो, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी है ना, जैसे अपनी कंपनी है, छोटी कंपनी है, लोग नई कंपनी नहीं जानते हैं, तो उसका जेन्युइन बंदा भी जाएगा तो बड़ी कंपनी तो यही समझेगी ये फर्जी है, इंटरव्यू लेने वाला भी यही समझेगा। तो ये कि आप ये बोल देते हो तो जेन्युइन थोड़ा लगता है कि हाँ भाई बंदा काम करता होगा, छोटी कंपनी हो सकता है मैंने नाम नहीं सुना होगा इसका, राइट, ये है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टिकट हैंडलिंग। इसमें मैं MMSD कुछ लिखा हुआ है। मॉडल तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछने में स्क्रिप्ट सेम हो, यही है ना। टिकट हैंडलिंग का टूल का नाम आ जाएगा, क्वेश्चन की स्क्रिप्ट चेंज हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी, डन। हाँ इसको याद करिएगा, जो ये मैं नोटपैड की जो फाइल शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट है, प्लस रिकॉर्डिंग भी शेयर